नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। मैं आपके सामने फिर एक नया टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं और मेरी जो यूट्यूब चैनल है आर के जियो वर्ल्ड 0.2 में यह तीसरा टेस्ट सीरीज है और मैं आशा करता हूं कि ये टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस तरह के प्रश्नों से आपको सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे प्रश्न तो कहीं ना कहीं पूछ लिए गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत संबंधित है। पहला ऑप्शन ए महाद्वीपीय जलमग्न तट की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी ज्वार की उत्पत्ति से और ऑप्शन डी अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से। तो आपने भी इसका उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अंतःसागरीय गर्त की उत्पत्ति से। दूसरा प्रश्न है अनसेन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए है इसमें जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी ग्रीस। तो आपने ऑप्शन चुन लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका जापान में अनसेन ज्वालामुखी पाया जाता है। तीसरा प्रश्न जो है आपका वह वन संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है इमारती लकड़ी की उपस्थिति सुनिश्चित कराना, तीसरा है बाढ़ की समस्या का समाधान और ऑप्शन सी है वन्य जीवों का संरक्षण और ऑप्शन डी है निवर्नीकरण पर नियंत्रण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी निवर्नीकरण पर नियंत्रण। चौथा प्रश्न हम देखते हैं विश्व प्रसिद्ध चांदी खदान चिहुआहुआ किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है बी मैक्सिको की यह बहुत बड़ी खदान ही नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी खदान है जहाँ से भारी मात्रा में चांदी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक जो देश भी है वह मैक्सिको ही है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने कभी इस तरह का प्रश्न नहीं देखा होगा। टॉर्नेडो तथा जल स्तंभों के साथ संबद्ध नली की आकृति के विशिष्ट बादलों को क्या कहते हैं। आप देखते हैं जो टॉर्नेडो होता है जो धरातल से पाइप के आकार का जुड़ा हुआ होता है उसकी बात कर रहा है। जो नली के आकार का बादलों का संबंध बादलों को क्या कहते हैं। जो विशिष्ट आकृति के जो बादल होते हैं जो नली के आकार के होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है ट्रफ, दूसरा है स्नेक वेज और तीसरा ऑप्शन है ट्यूबा और ऑप्शन जो डी है वह है मम्मा। ठीक है, ऑप्शन डी है मम्मा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपने सोच भी लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्यूबा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत किस राष्ट्रीय वन नीति में सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी। सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ 1952 वन नीति में, ऑप्शन बी 1986 वन नीति में और ऑप्शन सी जो है वो है
1992 नीतियाँ, और ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1952 नीति में। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो यहाँ पहले जो 7वां प्रश्न है, विश्व संरचना जिसको हम कॉस्मोग्राफी भी कहते हैं, शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभक्त किया? इस ऑप्शन ए है हमबोल्ट, ऑप्शन बी है रेडजेल, और ऑप्शन सी है ग्लास, और ऑप्शन डी है कार्ल रिटर। तो दोस्तों आप इससे परिचित भी होंगे। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हमबोल्ट। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न कह रहा है कि मात्रात्मक क्रांति के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को विषय सूचक प्रतिरूप की खोज के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है रिचर्ड वीड, ऑप्शन बी है बर्टन, और ऑप्शन सी है विलियम बुंगे, और ऑप्शन डी है स्पेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन सी विलियम बुंगे। ऑप्शन जो सी है सही ऑप्शन उसका है विलियम बुंगे। 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछ भी लिया गया है, नेट में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लिया गया है। इसको हम देखते हैं, क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं। जो क्षेत्र होते हैं अच्छे सेवक है, लेकिन जो स्वामी होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है आर.जे. बेनेट, ऑप्शन बी है जॉन फ्रीडमैन, और ऑप्शन सी है फ्रीमैन, और ऑप्शन डी है C.C. कार्टर। दोस्तों आप इसके उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। इसका जो सही उत्तर है वह है डी C.C. कार्टर। दोस्तों आप इसी तरह टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप उत्सुक भी रहेंगे कि क्योंकि अच्छे मैं प्रश्नों को ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसी तरह टेस्ट सीरीज को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल RK Geo World 0.2 को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट कीजिएगा, और इससे हमारा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। आपके सामने इसी तरह से 15 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मैं आपके सामने लाऊंगा। ये हमारा टेस्ट सीरीज का तीसरा है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 10वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान के रूप में किया है? किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान के रूप में किया है? ऑप्शन ए है विलियम बुंगे, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है हमबोल्ट, और ऑप्शन डी है हैटनर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी कांट। कांट महोदय ने भूगोल का विज्ञान के रूप में इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न हम देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां प्रश्न कह रहा है, यह कथन किसका है कि हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की पद्धति विकसित कर ली है? ऑप्शन ए है गुल्के, ऑप्शन बी है बेली, ऑप्शन सी है तुआन, और ऑप्शन डी है सोजा। ठीक है, तो आपने इसका सही उत्तर का चयन भी कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गुल्के। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम देखा गया है कि कहीं ये पूछा गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पर्यावरण भूगोल शब्दावली का प्रयोग 1973 में किया था? तो ऑप्शन ए है एच मोरियम, ऑप्शन बी है GTB, ऑप्शन सी है के हैबिट एवं एफ के हेयर, और ऑप्शन डी है काक्स एवं मूर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर है सी के हैबिट और एफ के हेयर, इसके सही उत्तर हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां है कि प्रोसेस इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, किसका है? प्रोसेस इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसका है? तो ऑप्शन है जॉनस्टन,
ऑप्शन बी है आर मोरिल, ऑप्शन सी है प्रेस्कॉट और ऑप्शन डी है बाउंस। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है यह बी, ऑप्शन बी आर मोरिल का है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न में है कि किस विद्वान ने ज्वालामुखी को चार प्रकारों हवाई, स्ट्रोम्बोली, वैल्केलियन तथा पिलियन में बांटा है। ठीक है, किस विद्वान ने ज्वालामुखी को चार प्रकारों हवाई, स्ट्रोम्बोली, वैल्केलियन तथा पिलियन ज्वालामुखी में बांटा है? तो ऑप्शन ए है लेक्रैक्स, ऑप्शन बी है उलरिच, ऑप्शन सी है डेली और ऑप्शन डी है होम्स। तो दोस्तों आपने ये पहली बार हमको लगता है प्रश्न देखे होंगे, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न अभी हमने भी कहीं नहीं देखा था। ये हमने अपने बुक से बनाया है। हम जो भी बुक पढ़ते हैं, ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं जो अच्छे राइटरों के होते हैं, उनसे मैं ये प्रश्नों का कलेक्शन किया हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है लेक्रायक्स, ऑप्शन ए लेक्रायक्स। ठीक है दोस्तों, लेक्रायक्स इसके सही उत्तर हैं। 15वां प्रश्न है, किसने 1930 में सर्वप्रथम यह बताया कि पर्वतों का निर्माण भूपृष्ठ के नीचे उत्पन्न लंबवत गतियों के फलस्वरूप होता है? ठीक है दोस्तों, किसने 1930 में सर्वप्रथम यह बताया कि पर्वतों का निर्माण भूपृष्ठ के नीचे उत्पन्न लंबवत गतियों के फलस्वरूप होता है? इससे इस तरह के भी आपसे पूछ सकते हैं, किसने पर्वतों के निर्माण के लिए लंबवत कॉन्सेप्ट या संकल्पना का परिवर्तन किया हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों का। तो ऑप्शन ए है टेलर, ऑप्शन बी है क्रोवर, ऑप्शन सी है हरमन और ऑप्शन डी है होम्स। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी हरमन। हरमन ने पर्वतों के निर्माण के लिए ऊर्ध्वाधर या लंबवत परिकल्पना का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि जो भूपृष्ठ है उसके नीचे उत्पन्न गतिविधियों की किस प्रकार गतिविधियों लंबवत गतिविधियों के कारण ही मुख्य रूप से पर्वतों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये तीसरा टेस्ट सीरीज का 15 प्रश्न समाप्त हो गए। अब आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। अगला मैं इसी तरह से एक और नए टेस्ट सीरीज में आपके सामने लेकर उपस्थित रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।